अच्छा ठीक है, बायट-सैवर्ट लॉ। और बायट-सैवर्ट लॉ में आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक तरीके से एक रिवीजन है बायट-सैवर्ट लॉ की, और बायट-सैवर्ट लॉ ये कहता है कि आपके पास अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, तो उस करंट कैरिंग वायर के सामने किसी भी पॉइंट पर, जो कि r डिस्टेंस पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. Now this sin theta is always the angle between DL element and R. याद रखना, theta is the angle between DL and R. ठीक है, तो अब आपको अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो DL एलिमेंट अगर आपका ये है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अगर मैंने इसको सेंटर मान लिया था, तो इस डिस्टेंस को मैं माइनस एल मान लूंगा, इसको मैं प्लस एल मान लूंगा। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा बेटा फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। d is equals to mu naught upon 4 pi I as it is sin 91 हो गया, r भी कांस्टेंट है, बचा क्या dl, सो माइनस एल टू प्लस एल। एक्चुअल में जो जनरल फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए mu naught I upon 4 pi r square into 2l। बट हमने स्पेशल केस ये ले लिया था कि स्पेशल केस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कि L अगर R के बराबर हो, तो B will be equal to mu naught I upon 2 pi r। ये तो था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। यही चीज अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम लोग लेते, ये सेंटर, दिस इज DL एलिमेंट, और यहां करंट I फ्लो कर रहा होता, ये R, तो फिर से देखो आपके DL एलिमेंट और R के बीच में एंगल फिर से 90 बन रहा है, तो DL वेक्टर इस तरफ जाएगा, करंट की डायरेक्शन भी आपको यही मिल रही है। तो इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड dB विल बी इक्वल टू mu naught upon 4 pi IDL sin 90 upon r square. So this will be mu naught I upon 4 pi r square, DL एलिमेंट 0 से लेके 2 pi r, this is B। अब आपने इसको इंटीग्रेट करा, now you have the relation mu naught I upon 4 pi r square into 2 pi r, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल रिलेशन बच गया mu naught I upon 2r। आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने जरूरी हैं। पहला तो जनरल फॉर्मूला, दूसरा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फॉर्मूला, और तीसरा आपका सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, एट द सेंटर, यहां पर। ये तीनों केसेस क्लियर है बेटा? यस सर। अब एप्लीकेशंस जो होंगी, जो फॉर्मूलाज होंगे या जो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो इसी के ऊपर आएंगे। अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? अब मान लो कि आपसे ये बोला जाए let's say a straight current carrying wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर थी, 12 एम्पियर करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा था, और उसको हमने बेंड कर दिया एक सेमी सर्कुलर आर्क में। तो ये सेंटर हो जाएगा इसका, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, तो ये रेडियस r हो गया, 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है? ठीक है बेटा? What is the direction and magnitude of the magnetic field at the center of the arc? अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, और क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो सिंपल है। अब देखो दिस पर्टिकुलर पार्ट,
इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप आइडिया साइन थीटा अप्लाई करोगे तो इधर तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया ना, इसके लिए Yes, भी sir. एंगल 0 हो जाएगा, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी वजह से मिलेगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? करंट कैसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, मैंने क्या बताया था, राइट हैंड थंब रूल। थंब किस तरफ जाएगा? अंदर की तरफ, तभी ये क्लॉकवाइज मूव कर पाएगा ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर हो गई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। डायरेक्शन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो, B is equals to mu naught I upon 2R, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर करंट कैरिंग है कंडक्टर, तो सेमी सर्कुलर है, तो इसको लेट्स से रेडियस की वैल्यू होगा 2 सेंटीमीटर की, तो हो गया। दिस इज म्यू नॉट, म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो लिखो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, करंट 12 एम्पियर्स है, 2 इंटू आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो, 100 ऊपर आ गया। हो जाएगा सॉल्व? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। जब इनिशियली हमने बैट-सेवर्ट लॉ किया था तो वहां पर मैंने आपको एक केस कराया था, और उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक आर्क हो तो फिर उस केस में क्या करेंगे। यानी हमने उस स्पेशल केस के अंदर एंगल के ऊपर एक फॉर्मूला बनाया था इन टर्म्स ऑफ थीटा, कि अगर हमारे पास एक आर्क दे रखी हो तो फिर आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। तो उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला हमने बनाया था वो क्या आया था हमारा, B is equals to mu naught I upon 4 pi r into theta, यही आया था ना। मान लें कि ये आपके पास एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है, लेकिन आप सिर्फ इतने पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हो, ये है ही नहीं आपके पास, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला बैट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, dV is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square। जनरल फॉर्मूला यही था ना बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला ये है आपके पास, अब एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस थीटा एंगल की बात करें तो इस थीटा एंगल के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, बोलो। The 2 pi minus theta. क्यों 2 पाई माइनस थीटा, क्यों? बोलो बेटा, 2 पाई माइनस थीटा आपने कैसे सोचा? तो वो बड़े वाले सर्कल में से थीटा आ रहा है तो बड़े वाला सर्कल का है, ये हो जाता ना आपके पास तो 2 पाई माइनस थीटा। हमें तो सिर्फ इतनी आर्क का चाहिए, और ये तो इसी का पार्ट था, मैंने कहा कि सिर्फ इतनी आर्क का सेंटर पर चाहिए, बाकी एग्जिस्ट ही नहीं करता। देन फिर क्या करें, ये केस कराया था बेटा, तो उसमें सिंपली 360 करते हैं ना।
है बेटा? इसमें सिंपली थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ, इसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि लेकिन साइन थीटा तो हमेशा 1 होगा, 90 डिग्री बनेगा। साइन थीटा का मेजर यहाँ पर 1 होगा क्योंकि एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री 90 बनेगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर हम किस किस के बीच में लेते हैं, आर और डीएल के बीच में लेते हैं, है ना? सर एक बार आप ये पॉइंट रिपीट कर दोगे? देखो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लूं, ठीक है, तो ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट आप जब लेते हो तो वो कौन सा पार्ट होता है, ये वो पार्ट होता है जो कि इस आर्क के ऊपर एक टेंजेंट पे बनेगा, है ना? यस सर। होगा ना? तो टेंजेंट के साथ ये एंगल, यानी ये डीएल एलिमेंट था, ये आर था, तो इसने एंगल कितना बनाया, हमेशा 90 बनाया। यस सर। देखो फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। राघव सर एक बार वापस से बता दो जो आपने वापस से बता रहा हूं, वापस से बता रहा हूं बेटा। राघव ने बिल्कुल सही चीज बताई। देखो ध्यान से, ये आपके पास एक सर्कुलर आर्क, ये सेंटर, मैं कहीं पर भी रेंडमली एक डीएल एलिमेंट ले लूं, लेट्स से मैंने ये डीएल एलिमेंट ले लिया और लेंथ में इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं और करंट भी इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, तो जो डीएल वेक्टर होगा ये मुझे टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में मिलेगा। यस सर। ठीक है, आर और डीएल के बीच में अब एंगल कितना बना बेटा, 90 बना। यस सर। तो डीबी कितना हुआ, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल साइन 91 हो गया अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। इतना पार्ट तो यस सबको सर। ठीक है। अब लेट्स से कि मेरा पॉइंट ए ये था, अब डीएल एलिमेंट यहां कंसिडर कर लूं अगर, ठीक है, तो यहां से भी आर तो इस डीएल तो इसी तरफ जाएगा, और अगर ये आर हुआ तो ये एक स्मॉल एंगल थीटा बनाना मेरे पास, और ये एक आर्क बनी। यस सर। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, मैं इस डीएल को कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इस डीएल को आर डी थीटा लिख सकता हूं। क्यों? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस होता है। यस सर। ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भूल क्यों जाते हो बेटा? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो स्मॉल चेंज इन थीटा डी थीटा होगा विल बी इक्वल टू डीएल बाय आर ना। तो मैं इस डीएल को ऐसा लिख सकता हूं, dp इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डी थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। यस सर। इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। सो दिस इज योर डिजायर्ड फॉर्मूला। अगर मैंने आपसे ये कहा था कि आप मुझे सिर्फ इस एक आर्क में, अगर मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एंड दिस इज सम एंगल थीटा, और ये मेरा इस आर्क का सेंटर है, तो आप मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बता दो। लेट्स से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो, लेट्स से कि थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री हो, ठीक है ना, तो निकल जाना चाहिए।
Yes, sir. हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला B is equals to mu naught I, थीटा को क्या लिखेंगे 5/6 अपॉन 4 पाई, R की वैल्यू कुछ भी ले लो, कितनी ले लो बोलो, 2 सेंटीमीटर ले लिया, चलो ठीक है, 2/100, ये लो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट और I कितना लिया था 2 एम्पियर लिया था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी थी 4 पाई into 10 to the power minus 7 into 100 upon 4 6 24, कर लेंगे सॉल्व, Yes, sir. ऑफ कोर्स यूनिट टेस्ला, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. देखो बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर हमें ना फॉर्मूला रटना नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला हमें रटना नहीं है हमें, लेकिन किसी किसी जगह पर हमें अगर मान लो कोई चीज क्लिक नहीं करती है बार बार, तो उसे क्रैम करने में भी कोई बुराई नहीं है, आप उसको कर लो, ठीक है। अब मान लो कि आप हर बार अगर ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस वाला, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है। अब देखो कल मैंने देखा जो टेस्ट आपका चेक करा, उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि कुछ बच्चों ने बहुत मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, लेकिन जिन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, उसका मुझे रीजन ये लगा कि शायद आप एक बहुत लॉन्ग मेथड अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और वो जो लॉन्ग मेथड आप अप्लाई कर रहे हो वो यही वाला है कि आप पहले फॉर्मूला, आपको याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, सो यू आर वेटिंग कि भाई मैं पहले फॉर्मूला तक पहुंचूं और उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूं और फिर मैं फाइनली रिजल्ट पे पहुंचूं ना। आपको फॉर्मूला याद भी होने चाहिए, रिजल्ट भी याद होने चाहिए, लेकिन एमसीक्यूज करने का ना एक तरीका होता है, वो तरीका ये, सबसे पहले आप कोशिश ये करो कि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो, सिचुएशन को पहले अंडरस्टैंड करो, और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद बेटा ये देखो कि उसमें से क्या नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसको रूल्ड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आपके पास एक या दो ही चीजें ऐसी बचेंगी जिसमें से आपको डिसाइड करना होगा, नाउ दैट इज मोर इजियर अ मेथड के बजाय कि आप उसको एक सब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। तो वो हम डिस्कशन, मैंने आज आपको जो क्वेश्चंस दिए थे, या मैं कह रहा था कि हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, तो हम यही सब चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं आज। खैर कोई बात नहीं, हम अगर यहाँ से भी ये टॉपिक भी अगर हम अच्छे से दोबारा से अगर रिवाइज करके सीख सकें तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है, इट इज ऑल्सो अ गेन फॉर अस, ठीक है। तो आई होप के आर्क वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या करना है, Yes, ठीक है। अच्छा, ये माइनर आर्क के केस में है, ठीक है। अगर मेजर आर्क के केस में होता तो क्या करते, तो ये थीटा के बजाय क्या लगाते हैं हम लोग, 2 पाई माइनस थीटा लगाते हैं, minus theta. ठीक है। Yes, sir. तो जैसे एक केस मैंने पहले भी कराया था, मान लो क्या मैं आपसे कहता हूं कि एक सर्कल ये है और इसमें से इतना जो पार्ट है ये हमने यहां से खत्म कर दिया, लेकिन इस पार्ट के ऊपर एक और कंसेंट्रिक आर्क हमारे पास आ गया, सेंटर दोनों का यही है, यानी कि देयर आर टू सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस। अब जो इनर सर्कल है जिसका रेडियस मेरे पास r1 है या स्मॉल r है, और एक्सटर्नल सर्कल जो है उसका रेडियस मेरे पास कैपिटल R है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनर सर्कल का इतना पार्ट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल सर्कल का इतना पार्ट मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, यानी एक्सटर्नल सर्कल की माइनर आर्क मेरे पास प्रेजेंट है, जबकि इनर सर्कल की मेजर आर्क मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। Yes, sir. के ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल, अगर मान लें कि यहाँ करंट I1 मूव कर रहा था और इसमें कुछ करंट I2 मूव कर रहा है, ठीक है,
तो इस वाले का बाहर वाले के लिए एंगल अगर थीटा है तो अंदर वाले के लिए जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना। यस सर। तो अब दोनों के लिए जो रिलेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, अब करंट पे डिपेंड करेगा। अंदर करंट हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो ये बाहर I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी। लेकिन ये बताओ किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, थोड़ा सा आसान कर देते हैं, दोनों में सेम करंट फ्लो करना चाहिए, किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? सर अंदर वाले की। सर आउटर। बेटा इनर सर्कल की। देखो फिर से वही बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस कम होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। यस सर। इनवर्स रिलेशन में है ना। अगर थीटा का रिलेशन जैसे अगर थीटा तो उसका ज्यादा एंगल बढ़ा है। एंगल से देखो बेटा, आप स्ट्रेंथ, एक बात बताओ, थीटा का रिलेशन मान लिया कि आपने वो है, ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, आप क्या पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। आर्क चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन करंट अगर दोनों में सेम है और एक आर्क की लेंथ चाहे कुछ भी है बट उसका रेडियस ज्यादा हो गया, यानी कि वो सेंटर से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्यादा दूर है, तो उसका इंफ्लुएंस सेंटर पर कम पड़ेगा ना बेटा। यस सर। ठीक है, ये सेम वैसे ही है कि आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, दोनों मैग्नेट्स की इंटेंसिटी सेम है लेकिन एक मैग्नेट बड़ा है और एक मैग्नेट छोटा है। जो छोटे मैग्नेट्स भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं ना। यस सर। तो अगर छोटा मैग्नेट आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास में है और उसकी और बड़े मैग्नेट की इंटेंसिटी सेम है तो किसका इंफ्लुएंस ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे आप? ऑब्वियसली जो पास है उसी का इंफ्लुएंस ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना। यस सर। यस तो सर। मैग्नेटिक फील्ड किस किस पर चीज पर डिपेंड कर रही थी अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। These are the two major factors. I की स्ट्रेंथ पे, इसीलिए मैंने I सेम कर दिया, अदरवाइज फिर आप कहते हैं कि सर I1 और I2 का ये तो बता दो कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैंने वो केस ही खत्म कर दिया। ठीक है, अगर I1 और I2 बड़े और छोटे होते तो हम उसके हिसाब से देखते, लेकिन अभी देखा जाए तो दोनों में अगर करंट सेम है तो सीधी सी बात है बाहर वाले का इन्फ्लुएंस कम होगा क्योंकि वो ज्यादा दूर पड़ा हुआ है। इनवर्स रिलेशन का यही मतलब है। जब ग्राफ बनाते हो आप इनवर्स रिलेशन में तो कैसे बनता है, ऐसे बनाते हो ना बेटा। यस सर। यस सर। जैसे जैसे डिस्टेंस बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे इन्फ्लुएंस कम होता चला जाता है ना। यस सर। तो सिंपल सी बात। अब Yes, sir. अंदर वाले की बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अगर बी आउटर की बात की जाए तो बी आउटर का केस होगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर कैपिटल आर, ठीक है। और बी इनर की अगर हम बात करें तो बी इनर आपके पास होना चाहिए म्यू नॉट आई 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई स्मॉल आर, यही होना चाहिए ना। यस सर। यस सर। अब सिंपल, बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, अंदर वाले की मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। तो सिंपल है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी आई माइनस बी ओ। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज डालनी और आंसर निकालना। क्लियर यस है? सर। आर्क वाले क्वेश्चंस क्लियर हैं? यस सर। अच्छा, एक और तरह का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इसको रख कर दूं। यस सर। अच्छा एक बात बताओ,
मैं पूछना भूल जाता हूँ, आप लोगों को बोर्ड क्लियरली विजिबल होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन और है। मान लो कि ये आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर, दिस इज योर एंगल 120 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैंने इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच में एक बैटरी लगा दी, तो मान लिया कि करंट यहां से आ रहा है और यहां से जा रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो ये आपके पास एक माइनर आर्क हुई, ये आपकी क्या है, मेजर आर्क, है ना। Yes, sir. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप फाइंड आउट करके बता सकते हैं, अगर लूप का रेडियस आर हो तो। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। अच्छा ये बताओ, चलो अप्रोच कैसे करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करते, बताओ कैसे अप्रोच करें। सर जो माइनर आर्क है उसमें करंट इनवर्ज होगा। ये चलो करंट को देख लेते हैं पहले। अगर बेटा यहाँ से करंट आई आ रहा था, तो करंट वापस आई ही जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने यही बात सीखी, जितना करंट बैटरी से एंटर करता है उतना ही करंट बैटरी से लीव करेगा, ठीक है। तो पॉइंट ए पर अगर करंट आई आ रहा था, तो बेटा यहां करंट गया I1 और नीचे करंट गया I2। Yes, sir. अब ये एक वायर को हमने अगर सर्कुलर एक सर्कल में अगर बेंड करा, और यानी कि हमने एक सर्कल बना दिया, ऑब्वियसली ये एक वायर है, वायर का हमने एक सर्कल बनाया, तो आपको ये पता है कि वायर की अपनी कुछ रेजिस्टेंस होती है। Yes, sir. Yes, वायर की अगर कुछ रेजिस्टेंस है, तो ये जो पार्ट ए बी है आपका मेजर, और जो आपकी माइनर आर्क, मैं इसको एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नीचे वाली आर्क को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि जो आपकी आर्क ए एम बी है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस अगर मैं R1 मान लूं, तो आर्क ए एन बी की जो रेजिस्टेंस होगी वो R2 होगी, Yes, sir. और दोनों की जो नेट रेजिस्टेंस हो जानी चाहिए वो R1 प्लस R2 R हो जानी चाहिए, यानी वायर की नेट रेजिस्टेंस। बट यहां ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस को देखें, ये वायर की लेंथ ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी, तो ए एन बी जो मेजर सेगमेंट आपका मतलब मेजर आर्क है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए ना, Yes, sir. ऊपर वाले की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए ना। Yes, sir. अब अगर मैं इसको एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो ये कुछ ऐसा सर्किट है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये R1 है, ये R2 है, करंट ए आ रहा था, करंट आई आ रहा था, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और करंट आई वापस जा रहा है, इधर I1 गया, इधर I2 आया, ठीक है। Yes, sir. पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है,
Yes, sir. तो यानी एक रिलेशन तो ये बन गया कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। Yes, sir. इतनी बात तो क्लियर है ना? Yes, sir. अब एक बात Sir. बताओ, ये एंगल 120 है, ठीक है, तो क्या हम यहाँ से लेंथ का कोई रिलेशन निकाल सकते हैं या आर का कोई रिलेशन निकाल सकते हैं आपस में? यस सर। क्या रिलेशन निकलेगा बताओ? सर जो R1 होगा वो डबल होगा R2 का। जो R1 होगा वो डबल होगा R2 का। कैसे? सर R1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 इंटू रो, सो 2/3 रो 2πr/a। कैसे निकाल रहे हो रागा? सर θ/360 करके, मतलब इस आर्क का जो करा हमने, लेंथ जो होगी वो θ/3 मतलब 2π माइनस थीटा इंटू 2π माइनस θ/2π इंटू 2πr। ठीक है। तो जो हमारी लॉन्गर आर्क की लेंथ होगी वो होगी 2π माइनस थीटा अपॉन 2π इंटू 2πr। ठीक है, तो सर हाँ ठीक है, देखो, पहले वाले का वैसे निकालेंगे। हाँ ठीक है, देखो, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये जो रेजिस्टेंस R1 है, इस R1 में और इस R2 में आपस में एक रिलेशन होगा। अब ये टोटल एंगल 360 हो सकता है, ये 120 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 240 हुआ, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो जो रेजिस्टेंस है R1 वो कितना हो जाएगा बेटा? रेजिस्टेंस R1 की अगर मैं बात करूं तो R1 विल बी इक्वल टू R इंटू θ/360 होगा ना? यानी टोटल अगर टोटल रेजिस्टेंस अगर R थी तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? 120/360, तो ये तो 1/3 हो गया। जब आप R2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना होगा? R इंटू 240/360, यही होगा बेटा। यस सर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 12 दूनी 24, 2/3। 36, 2/3। यस सर। तो R1 अपॉन R2 की रेशियो क्या आएगी? 1/3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 बच गया। तो यानी R2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R1। यस सर। Yes, sir. तो आपके पास करंट का भी डिवीजन आ जाएगा यहाँ पर, यानी R एलिमिनेट हो गया यहाँ से, ठीक है। आप R2 की जगह लिख सकते हो I1 R1 इज इक्वल टू R2 की जगह आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ R1। तो देखो I1 किसके इक्वल हो गया? 2 टाइम्स ऑफ I2 हो गया ना? Yes, sir. तो अब आपके लिए Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है। यस। सिंपल है। पहले छोटी वाली आर्क की निकालो, बी एम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। इसके लिए होगा म्यू नॉट I1, 120 डिग्रीज है, 4 पाई कैपिटल R। 120 डिग्री को क्या लिखेंगे? 90 प्लस 30, यानी π/2 प्लस π/6, यही था ना? यस सर। और उसी तरीके से बी एन निकाल लो बेटा, म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई R। ये 240 हो जाएगा। 240 मीन्स 270 माइनस 30। 270 कितना होता है?
3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, ठीक है। यस सर। अब फिर से देखो, करंट अंदर ऐसे, यानी बी एम परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स है, और बी एन कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स, ठीक। अब बात ये आ गई कि दोनों का रेडियस सेम है, तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली I1 ट्वाइस ऑफ I2 है। सर I1 की ज्यादा होगी, माइनर आपका। बिल्कुल, क्योंकि I1 क्या है, ट्वाइस ऑफ I2 है, उसकी रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगा, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? सर इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी है। हाँ बिल्कुल निकालनी है, सर 0 आई है इसमें तो। निकाल लेंगे जो भी आएगा बेटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी, अब I1 आपका अंदर था तो दिस विल बी बी एम माइनस ऑफ बी एन, ठीक है। यस सर। वैल्यूज डालो और सॉल्व कर लो। यस सर। सॉल्व तो करने की जरूरत नहीं ना, हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो मैं फाइनल आंसर निकालूं, सर हो जाएगा। ठीक है, सबसे हो जाएगा। यस सर। आर्यन समर्थ बेटा समझ आया? समर्थ, अंदेशा, यस सर। समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, आपने टेस्ट नहीं दिया था तो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट तो जरूर कर लेना बेटा अपने आप, ऑल्दो मैंने आंसर सेंड कर दिए थे, बट स्टिल एक बार थोड़ा सा ईमानदारी से उसको अटेम्प्ट जरूर करना। सर वो पूरा एमसीक्यू टेस्ट है ना? हाँ बेटा, वो पूरा एमसीक्यू टेस्ट है, और उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कुछ अच्छे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सर सर मुझे सेंड कर दो फिर आप वो टेस्ट। ग्रुप पे सेंड है, सेंड कर रखा है मैंने बेटा। ओके सर, मैं कर लूंगी। हाँ, और तमन्ना समझ में आया बेटा? यस सर। वैष्णवी समझ में आया बेटा? ओके। आर्यन, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? सर। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर है हाँ बेटा? सर, क्लियर। ठीक है, तो आई होप कि अब बायट सेवर्ट लॉ लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नो सर। फिर भी आएगी बेटा, ट्राई करना, दिक्कतें आना अच्छी बात है, दिक्कतें प्रैक्टिस सेशंस के अंदर आ जाएं बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं आनी चाहिए, अभी आ जाएं, ठीक है। और प्रॉब्लम्स यस निकाल सर। लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बायट सेवर्ट लॉ के बाद एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ, बताएं क्या प्रॉब्लम है एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ को लेके। एक बारी फिर से उसको भी रिवाइज करा दूं? यस सर। ठीक है, अच्छा जैसे हमने एक पहले भी जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था तो क्वेश्चंस को करने का एक एल्गोरिदम होता, ठीक है। ये एल्गोरिदम, या हमने गॉस थ्योरम की थी तब हमने एक एल्गोरिदम समझा था कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम ये था गॉस थ्योरम में कि सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस बनाएं, ठीक है। दूसरा, फिर आप नंबर ऑफ सरफेसेस आइडेंटिफाई करें। तीसरा, उन सरफेसेस के ऊपर आप ये देखें कि सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो आपको नेट गॉस थ्योरम का रिजल्ट मिल जाता था।
लाइकवाइज यहां पर ये जो क्वेश्चन अभी हमने करा, यहां क्या क्या देखना होता है? सबसे पहले एंगल देखो, डीएल और आर के बीच में कितना बन रहा है। दूसरा, करंट की डायरेक्शन देखो कहां जा रही है। करंट की डायरेक्शन से तीसरी चीज निकालो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चौथी इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट याद रखो। पांचवा, अगर आर्क वाले क्वेश्चंस आए, खासकर ऐसे वाले, तो वो जो एंगल दे रखा होता है उस एंगल का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ये निकाल लिया कि प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि रेजिस्टेंस भी तो है, लेकिन रेजिस्टेंस को हमने वहां से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करके हमें ये समझ में आ गया कि हाँ करंट कैसे जाएगा। तो अदरवाइज करंट अगर ज्यादा है और करंट अगर कम है तो बेटा उसके अकॉर्डिंग तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ना। अगर दोनों में करंट सेम होता तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली जीरो ही हो जाती है ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हो गई। फिर ये भी तो देखना जरूरी है कि दोनों की करंट्स की डायरेक्शंस क्या है और करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। ऑब्वियसली करंट अगर अपोजिट डायरेक्शंस में चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शंस में आएंगी, सब्ट्रैक्ट ही होगी। सेम डायरेक्शंस के अंदर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये 2-4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं टोटल, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं एम्पियर लॉ की, एम्पियर सर्किटल लॉ की। एम्पियर सर्किटल लॉ में जैसे कि गॉस थ्योरम में आप गॉसियन सरफेस बनाते थे, वैसे यहां आपने एम्पीरियन लूप बनाना है। एम्पीरियन लूप कैसे बनाओगे? मान लो कि आपको किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? फील्ड तो होगी ना। ऑर्स्टेड ने भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व की थी। अब जब उसने करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करी तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी कैसे? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर लूप्स में मिलती है। ठीक है, रेयर केसेस होते हैं, लेट्स से कि मैं आपसे कहूं these are the two surfaces and this is the north pole and this is the south pole, तो अब इस केस के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बिल्कुल सीधी सीधी आपको दिखाई देगी या मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जनरली अगर एक ही ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पोल्स हों तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप्स में मूव करती हैं। ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर करेगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर करेगी। ठीक है, जब नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर रही है तो इनसाइड द मैग्नेट वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो बेटा इन सब चीजों को ध्यान में रखें। तो जनरल बात हमें ये समझ में आती है, क्लास 10th में भी हमने समझा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या बनाती हैं, लूप्स बनाती हैं। अब यहाँ अगर मैं करंट की डायरेक्शन अगर मुझे पता हो, वायर में अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो आप इस वायर को अपने हाथ में ऐसे पकड़ो एंड अलाउ योर पाम टू मूव फ्रीली। जब आपका पाम फ्रीली मूव कर रहा है तो वो कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, यानी प्लेन से ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, so this will be the loop of magnetic field. आप एक काम करेंगे, whatever be your position of observation point, आप ये मान के चलेंगे कि वहां से एम्पीरियन लूप पास हो रहा है। अब उसी एम्पीरियन लूप की आपको इसी लूप की लेंथ की बात करनी है, तो लेंथ dl, ये dl वेक्टर हो गया आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड का लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड ही इसके अलोंग मिलेगी ना बेटा मुझे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस स्मॉल सैंपल में इसी डायरेक्शन में जाएगी ना। आप कोई भी पॉइंट ले लो, अगर आप ये एक सर्कुलर पाथ लेते हो, लेट्स से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की मैं बात करूं और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट टेंजेंशियली आउटवर्ड्स मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी टेंजेंशियली आउटवर्ड्स मिलेगी, इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। किसी भी वेक्टर की बात करो, चाहे डीएल एलिमेंट की बात करो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, चाहे आप किसी और वेलोसिटी वेक्टर की बात करो, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करो, सभी आपको कहां मिलेंगी, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स मिलेंगी ना। तो दैट इज व्हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल बोथ हैव द सेम डायरेक्शंस। ठीक है, Yes, sir.
Is this point clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, तो B इस तरफ, DL भी इस तरफ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, यानी पासिंग थ्रू द लूप। अब कौन सा लूप? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप के थ्रू कितना टोटल करंट पास कर रहा है। अब वो एम्पीरियन लूप हमें कैसे मिलेगा? उसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मिलेगा। अगर आपने लूप किसी ऐसी जगह बना दिया जहां पर करंट है ही नहीं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। नाउ इन दिस केस, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको B डॉट DL ही कंसिडर कर रहे हो। अगर आप इसको B डॉट DS कंसिडर करते, व्हाट विल बी द वैल्यू देन? सरफेस एरिया इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता? बताना। B वेक्टर डॉट DS वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसे हम कहते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैंने जान के डिस्कस नहीं किया था कि कंफ्यूजन ना हो जाए, बट फिर भी पता तो होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लिख के आ जाते हैं इसको B डॉट DS, गलत। B डॉट DS क्या होता है? सरफेस एरिया इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बोलो। करंट डेंसिटी होगी इसकी, B डॉट DS बेटा उस एरिया में से कितना करंट। B डॉट DS हमेशा जीरो होता है। ध्यान से समझो, अगर मैं इसका सरफेस एरिया वेक्टर लेने की कोशिश करूं, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर मुझे कहां मिलेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, ऐसे ही मिलेगा ना? यस सर। तो वो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाएगा? 90 बनाएगा हमेशा। Yes, sir. तो B डॉट DS यानी BDS cos 90 इज ऑलवेज जीरो, ठीक है? Yes. तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म जीरो होता है। यहां हम बात कर रहे हैं लेकिन किसकी? एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो B डॉट DL इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। आपको अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना बेटा, सिर्फ आपने B और DL को देखना है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ इस डिस्टेंस R पे, इस पॉइंट पे, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो हो गया, कुछ नहीं करना था। BDL देखा जाए तो B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल जीरो, सो दिस विल बी B इनटू DL इक्वल टू म्यू नॉट I तो है, DL की वैल्यू जीरो से लेके 2 पाई R, आंसर आ गया बेटा। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। बायट लॉ में यही निकाला था हमने स्ट्रेट करंट Yes, कैरिंग sir. कंडक्टर के लिए, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, है ना? Yes, sir. तो यहां पर बिल्कुल सीधा सीधा आ गया। यही चीज अगर मुझे एक सॉलिनॉइड के लिए निकालनी पड़ती तो कैसे करते? ये आपके पास एक सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड को आपने एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, की लगा दी, यहाँ पे की अभी ओपन है। एज सून एज यू क्लोज द की, यहाँ से कुछ करंट एस्टैब्लिश होगा और ये करंट इस लूप में मूव करना शुरू करेगा। अभी लूप में कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, आपको भी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। Yes, sir. इधर से देखूंगा अगर, यहाँ से मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इसके जस्ट पीछे यहाँ पर ये नॉर्थ बनाएगा और इधर क्या बनाएगा? साउथ। मैंने आपको बताया था कि अगर करंट क्लॉकवाइज चले
तो वहां पर कौन सा लूप बनता है, कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चले तो बेटा हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। यस सर। तो हर लूप में जैसे जैसे करंट एस्टैब्लिश होता जाएगा वैसे वैसे हर लूप अपना साउथ और नॉर्थ पोल जनरेट करता जाएगा। यस सर। यानी ईच लूप विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और थोड़ी देर में ये पूरा का पूरा सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा। तो देखा जाए तो यहां से मुझे नॉर्थ पोल दिखेगा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे बाहर निकलेंगी और साउथ में एंटर कर जाएंगी। सो इनसाइड द सोलेनॉइड वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी और आउटसाइड द सोलेनॉइड वो लूप में मूव करेंगी, ठीक है। यस सर। तो अब फिर से वही चीज, एम्पीरियल लूप कैसे लें। अब यहाँ पर एक काम करें, यहाँ एक छोटा सा लूप अपने आप से मान लें कि यहाँ कोई एक लूप है, हमने इंसर्ट किया ए बी सी डी। इन चारों लाइन एलिमेंट्स के ऊपर आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर दो। अब इन चारों लाइन एलिमेंट्स पे जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करोगे तो जैसे आपने करा ए बी पे, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस बीसी पे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस सी डी पे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस एडी पे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं चला गया, नहीं, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। चलो अब ए बी कहां है, it is just outside the solenoid and very close to its surface। जब ये just outside है और बहुत close है surface के, तो इसका मतलब there is no magnetic field here। याद रखना solenoid के surface के साथ कोई magnetic field present नहीं होती। क्यों नहीं present होती, रीजन वाइवा में पूछ लेते हैं, क्योंकि magnetic lines of forces loop बनाती हैं और जनरली जब वो loop बनाएंगी तो they won't move exactly parallel to the surface, क्योंकि लूप हमेशा कैसा होगा, उसका सर्कुलर या इलिप्टिकल लूप होगा, वो कभी भी पैरेलल टू सरफेस स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगी। सो जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, मैंने बोला जस्ट आउटसाइड, तो जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, जीरो। प्लस बीसी ने एंगल कितना बनाया, 90 बनाया, तो cos 90 भी जीरो। प्लस एडी ने एंगल कितना बनाया, 90, तो वो भी जीरो। बच क्या गया, डीसी बी डॉट डीएल किसके इक्वल हो गया, म्यू नॉट आर। अब एक बात, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आप जितने लूप में आपने या जितने सर्कुलर सोलेनॉइडल लूप्स के अंदर आपने एम्पीरियन लूप कंसीडर करा था, आप उतने की बात कर रहे हो। बट अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कितने लूप्स की स्ट्रेंथ है, n नंबर ऑफ लूप्स की स्ट्रेंथ है ना, टोटल स्ट्रेंथ n नंबर ऑफ लूप्स की है ना वो। यस सर। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद n, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपके पास आ जाएगा बेटा b डॉट l इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i इनटू n। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट i कैपिटल N by L। Now this number of turns per unit length, आप इसको अगर लिखना चाहें तो small n लिख सकते हैं। So B is equals to mu naught I small n। Of course, unit is Tesla। Solenoid clear है बेटा सबको? यस सर। अभी तक के किए गए सभी क्वेश्चंस और सभी टॉपिक्स के अंदर कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। एम्पियर सर्किटल लॉ की कुछ प्रैक्टिस और करना बेटा, ठीक है। यस सर।
और बायट लॉ की प्रैक्टिस करना, और आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना। ठीक, ये क्वेश्चंस अगर ना हो तो मुझे बता देना, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सैटरडे 1 बजे टेस्ट है ना, यस सर। परसों सैटरडे सर 1 इस बजे। सैटरडे भी है? और क्यों, इसी सैटरडे तो रखा था। ओके सर। चार्जेस एंड फील्ड्स का है ना बेटा, गॉस थ्योरम तक का, यस सर। दोनों तरह की चीजें होंगी उसके अंदर। सर आपके किसका है, रिपीट कर दो फिर। चार्जेस एंड फील्ड्स गॉस थ्योरम तक। ओके सर, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। नहीं 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 नहीं, मैंने यही बोला था पिछली मीटिंग में कि आज तो मैं सिर्फ एमसीक्यूज दे रहा हूँ, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, आपके दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न जनरली स्कूल का यही आता है, बट एग्जाम आपका सिर्फ एमसीक्यू होने वाला है। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर रखेंगे, 3-4 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव होंगे, बाकी सारे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो Okay, ऑब्जेक्टिव yes, sir. होंगे कितने? क्या हुआ तमन्ना, बोलो बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे? 1 घंटे के लिए मुझे एक बार ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितने क्वेश्चंस दूं आपको, क्योंकि अगर मान लो मैं 4 क्वेश्चंस देता हूं तो 4 क्वेश्चंस करने में रफली आपको हाफ एन आवर तो लगना चाहिए, है ना। यस तो बाकी हाफ एन आवर के लिए 20 एमसीक्यूज मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेंगे। यस सर। तो 20 MCQs plus 3 to 4 depending upon the difficulty level, 3 to 4 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो सैटरडे 1 PM 1 o'clock, ठीक है, तैयार रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, यस सर। यस सर। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को भी? नो सर। नो सर। नो सर। पक्की बात ना। यस सर। बायट सेवर्ट लॉ के जो क्वेश्चंस थे वो बेटा ट्राई कर लेना। इन्हीं वाले क्वेश्चंस में जनरली बच्चे फंसते हैं, मैंने पहले भी ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज फिर आपके साथ डिस्कस किए हैं आर्क वाले क्वेश्चंस। इस तरह के जितने क्वेश्चंस आपको आपके पास आपकी बुक्स के अंदर हो, सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और अभी तक भी जिन लोगों के पास बेटा वो नहीं है, रिफ्रेशर्स नहीं है, तो बेटा प्लीज रिफ्रेशर्स के से ही पढ़ना शुरू करो। सिर्फ एनसीईआरटी से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बट प्रैक्टिस नहीं हो सकती उससे। ठीक है, सर या वाली लेनी है। बेटा कोई भी ले लो जो आपको अच्छी लगे, जो आपने पहले पढ़ रखी है 11th में, उसी राइटर की ले लो। लेकिन नाउ दिस इज हाई टाइम जब आपके पास रिफ्रेशर होनी चाहिए बेटा। ओके सर। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा था मैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, स्किप हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ, बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं वो क्वेश्चंस भी ट्राई करा करो बेटा। वो कंपेंडियम दिया था मैंने आपको, कितने लोगों ने किया एमसीक्यूज का? सर हाफ करा था। ओके, लेकिन देखो अगर सब लोग नहीं कर रहे हो तो इतना डेटा आपके साथ शेयर करने का क्या फायदा हो रहा है। अच्छा, वो मैंने कल शेयर किए थे आपके साथ केस स्टडीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो किए? नो सर। बेटा देखो, कर लो, ठीक है, चीजें करोगे तभी मार्क्स आएंगे। देखो एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, जो चीजें आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं, इन चीजों को अगर आप बहुत ध्यान से कर लोगे, ठीक है, तो आउट ऑफ 70 आप कहीं ना कहीं 60 to 67 के बीच में फॉल कर जाओगे, इजीली कर जाओगे। मैं लास्ट में 3 नंबर और इसीलिए छोड़ के चल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। देखो बड़ा आसान काम है, जो फेल हो रहा है ना उसको पास कराना, सिर्फ पास कराना, यानी उसको 70 में से 23 नंबर दिलाना सबसे आसान काम होता है। 23 वाले को 50 तक ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ऑलरेडी
50 से ऊपर है, 60 पे है ना, उसको 70 दिलाना सबसे मुश्किल काम यही है। अब आप कहोगे कि ये कैसे? ये ऐसे बेटा, जो ऑलरेडी 60 ला रहा है ना, वो वैसे भी टीचर को कुछ समझता नहीं है। उसको लगता है कि मैं अपने तरीके से करूंगा और अपने ही तरीके से लाऊंगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि जिस शीट के अंदर बोर्ड की चेकिंग के दौरान 70 आउट ऑफ 70 आ जाते हैं, वो शीट 4 बार चेक होती है कि कहीं ना कहीं कोई तो गलती किसी को मिल जाए। ऐसा ना हो कि कोई बाहर निकलवा ले और बाहर निकलवा के गलती निकाल के ले आए कि लो जी ये गलती थी इसके अंदर, यहाँ मार्क्स ज्यादा अवार्ड हो गए। तो सोचो, सबसे ज्यादा स्क्रूटनी उसी शीट की होती है। तो एक तो बच्चे की साइकोलॉजी, दूसरा कि उसको इतना परफेक्ट कर देना कि 70 आउट ऑफ 70 आ ही जाए, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आपको कराया जा रहा है विद पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इतनी डिटेल में जो चीजें आपसे बताई जा रही हैं, आपको कराई जा रही हैं, ठीक है, इसमें कई चीजें बीच बीच में ऐसी भी कराई गई हैं जो कि आपके कोर्स में है ही नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती हैं, इसलिए कराई जा रही हैं वो आपको। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स रहा हो, चाहे वो कैपेसिटर के अंदर स्फेरिकल कैपेसिटर रहा हो, ठीक है, चाहे अब मैग्नेटिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की, तो यहाँ पे भी बीच में कुछ केसेस आएंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपके सीबीएसई में नहीं है, बट एग्जाम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब कल एक 11th क्लास के बच्चे ने रात को 11 बजे कॉल किया मुझे, कॉल करके उसने क्वेश्चन पुट अप करा, सर ये क्वेश्चन अभी बता दो, सॉल्व करा दो, ठीक है। तो मैंने उससे थोड़ा सा टाइम मांगा, उसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद समझाया, फिर आज सुबह 8 बजे फिर समझाया, ठीक है। आप ये ना सोचें कि इससे टीचर इरिटेट होता है, नहीं होता। टीचर को खुशी होती है कि भाई कोई बच्चा एटलीस्ट हमारा पढ़ाया हुआ वो इतना एफर्ट डाल रहा है, तो टीचर का मन करता है मैं 2 चीज फालतू कराऊं, मैं थोड़ा सा एफर्ट और ज्यादा डालूं, लेकिन आपके करने में जेन्युइननेस होनी चाहिए। तो जेन्युइनली थोड़ा सा एफर्ट डालने की कोशिश करो। आप और हम दोनों इस पर्टिकुलर स्टेज पर इसीलिए हैं कि आप सब लोगों के अच्छे नंबर आए। आप सब लोगों के अगर अच्छे नंबर आते हैं तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आप लोगों को जो मिलने वाला है ना, वो उसकी जो आप ये बोले कि संभावनाएं हैं, वो असीमित हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स, अच्छा एडमिशन, अच्छा कॉलेज, और अच्छा कॉलेज तो अच्छी प्लेसमेंट, और अच्छी प्लेसमेंट तो अच्छा लाइफस्टाइल, ये सभी चीजें ना एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप करना क्या चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, ठीक है बेटा। तो आई होप कि सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ये पर्टिकुलर चैप्टर जहां तक हमने कर लिया, और इवन जो 2 पिछली यूनिट्स हैं, इन 2.5 यूनिट्स के अंदर मोटा मोटी 3 ही मान लो, 4-5 टॉपिक्स और हो जाते हैं ना, तो ये यूनिट ही खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको 2.5 यूनिट मान के चलूं, ऑब्वियसली 1-2 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनके स्कूल में अभी ये वाला चैप्टर या हमसे आगे चल रहा होगा, बाकी मैक्सिमम में पीछे ही चल रहा होगा। आप बताओ, किसी का हमसे आगे चल रहा है कोर्स अभी स्कूल में? एक No, का sir. कोई सब पैरेलल चल रहा है। पैरेलल चल रहा है ना, तो आगे तो कहीं नहीं कोई भाग रहा। तो इट मींस जितना हमने कर लिया, इसको हम लोग इतने अच्छे से कर लेंगे, इसके अंदर कोई मार्क्स ना कटे। 15 मार्क्स के आपके पहले 2 यूनिट्स हैं, 8 मार्क्स की ये वाली यूनिट है, तो 23 तो यही हो गए बेटा। लेकिन इसको इतने अच्छे से कर लिया जाए कि इसमें आपका एक सिंगल मार्क भी ना कटे, ठीक है। तो हम उसको इतना डिटेल में कर लें, इतने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? वी हैव टाइम विद अस, है ना। Yes. नवंबर में पूरा कोर्स मैं खत्म करा दूंगा, लेकिन नवंबर में पूरा कोर्स खत्म करने के बाद बेटा नवंबर में आपको 50% का ही पेपर देना है ना।
Yes, sir. Yes, sir. और सेकंड टर्म में बाकी 50% का देना है। तो डू यू फील दैट देयर इज एनी नीड टू रन वेरी फास्ट? मुझे नहीं लगती, बाकी आप जैसा कहेंगे। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को तो कोर्स खत्म कराना फिर मैं करा दूंगा। लेकिन इस तरह के जो डिस्कशंस होते हैं ये काफी फ्रूटफुल होते हैं। आपने 2-4 चीजें आज नई ही सीखी होंगी, ठीक है? Yes, sir. Sir, जब आप questions भेजते हो, is it possible that you send the solution along with it? Because sometimes we solve the question assuming कि हमें आता है और वो गलत होता है actually. तो बेटा वो मैं भेजता इसलिए हूँ कि आप पूछो। आज मैंने आपसे सीधा सीधा नहीं सर, लेकिन ऐसे होता है ना कि हम तो पूछते नहीं कि लगता है तो सही है देखो हमारा, बट देखो सुनो, देखो सुनो, आज मैंने आपको जो क्वेश्चंस जो हमने कल टेस्ट लिया उसके मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको भेजे, वो हिंट्स एंड आंसर्स वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ही होते हैं, वो सबके नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या है, हम उसको सॉल्व कर ले ना। मैं यही तो चाह रहा था कि हम उसके सारे के सारे एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम डिस्कशन कर लें, फटाफट फटाफट हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस का तो आपको वहां पर मिल ही गया, ठीक है? और वो सिलेक्टेड वो होंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे, जिसके अंदर एक अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, वो तो मैंने आपको दे दिया। बट ऐसा थोड़ी है कि उन सिलेक्टेड के अलावा वाले आपके गलत ही नहीं है, वो भी तो गलत है या वो छोड़ भी रखे हैं। तो मैं यही तो चाह रहा हूं कि वो भी हम लोग सॉल्व कर लें बेटा, ठीक है? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन ये अब आप लोगों को टाइम भी निकालना पड़ेगा, है ना, कि अब आपको उस टेस्ट का सोल्यूशन चाहिए। देखो इनिशिएटिव तो आप लोगे, ठीक? मैं जबरदस्ती क्लास रखूं, आज मैंने क्लास रखी, 12 लोग हैं मीटिंग के अंदर, बाकी 6 लोग कहाँ हैं पता नहीं, और वो लोग क्यों नहीं है उसका भी मुझे नहीं पता। मान लिया कि 1-2 लोग ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो कितने हो सकते हैं? 1-2 या 3 हो सकते हैं जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, बाकी 3 कहाँ हैं? ये एक तो इररेगुलरिटीज छोड़ दो, ठीक है? दूसरा, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। मान लो किसी दिन टेस्ट सोल्यूशन करना भी है, ठीक है? अब फिर वही चीज आ जाती है कि अगर यही किसी की फिटजी की क्लास होती कि आज फिटजी की 3 घंटे की क्लास है, समझ आए या ना आए, लेकिन 3 घंटे की क्लास अटेंड करेंगे। लेकिन जब यहाँ एक चीज के सोल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा इनके सोल्यूशंस आज हम कर लेते हैं, या हम किसी एक दिन इसकी क्लास रख लेते हैं, बेशक से 2 घंटे की रख लें, नो मैटर, इंडेफिनिट पीरियड के लिए रख लें, कितनी देर में खत्म होगा यार? वो 40 क्वेश्चन कितनी देर में खत्म होंगे? 2 घंटे का डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन 40 क्वेश्चन तो आ जाएंगे ना, कुछ नए टॉपिक्स तो आ जाएंगे ना समझ में। यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है? तो ये इनिशिएटिव्स आपको लेने पड़ेंगे और कलेक्टिवली लेने पड़ेंगे, ठीक है? मेहनत यही होती है और कुछ मेहनत नहीं होती है, ठीक है? कोई पत्थर थोड़ी तोड़ना है, मेहनत यही है कि आप लोग जो टाइम आपको दिया जाए कि भाई आज इतने बजे से इतने बजे तक हमने इनके सॉल्यूशंस का डिस्कशन करना है, देन बी रेडी फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलो ना कि आपको कुछ गेन ही हो रहा है, ठीक है? Yes, sir. इसको आप लोग बिजनेसमैन बन जाओ, एक बिजनेस की तरह देखो कि यहाँ जो टॉपिक आप सीख रहे हो वो पैसा है, एक तरीके से आप पैसा कमा रहे हो। जहां जेन्युइनली पैसे की बात होती है ना, तो फिर लोग सब काम छोड़ के वहां लग जाते हैं, तो आप इसको पैसा समझ लो यार, ठीक है? Yes, sir. एक कुछ 6 महीने की बात और है यार, 6-7 महीने की, उसके बाद आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर मौज मारना, कुछ भी करना, लेकिन ये 6 महीने तो कर लो मेहनत, ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो फिर एक डिसीजन करते हैं। मैं ही एक आपको सजेशन दूंगा कि किस दिन हम लोग रखेंगे इनका सॉल्यूशंस की क्लास, और पहले इस सॉल्यूशंस को कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट के सॉल्यूशंस को, एंड देन वी विल मूव ऑन ग्रेजुअली स्लोली आगे धीरे, ठीक है? Okay, भागने sir. भागने Okay, की sir. कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन बेटा पढ़ो, प्रैक्टिस भी करो, मेहनत भी करो, ठीक है? क्योंकि 1-2 लोग अगर जवाब देते हैं ना और बाकी जवाब नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जवाब सबके आने चाहिए, ठीक है? बिल्कुल स्पॉन्टेनियस आंसर्स होने चाहिए कि हाँ इधर पूछा और उधर आंसर आया, तब है मजा, ठीक है?
यस Yes, सर sir. तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके सर थैंक यू Thank सर you, sir. और टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना बेटा, Yes, sir. ठीक है, और इस बार सीरियसली प्रिपेयर करना। यस सर ओके।